हेलो दोस्तों, ए बी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए और डीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बच्चे लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांतों को कर रहे हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत हम कर रहे हैं और प्रशासन के सिद्धांत में मैंने बहुत सारे एक तरह से सिद्धांतों को मैंने बता दिया है। उसमें से कुछ सिद्धांत जो हैं वो हम कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे डीएसएसपी पीजीटी पोल साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चे प्रशासन के सिद्धांत से, वो सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम यूजीसी नेट में जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत जो प्रशासन के सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, प्रिंसिपल ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रिंसिपल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल है बच्चे, वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से अजर्सन रीजन पर भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सीधा कंसेप्ट किसने दिया है ये पूछा जा सकता है, या वो कंसेप्ट किस बुक में दी गई है ये क्वेश्चंस आ सकता है बच्चे, या जो बुक है वो किस ईयर में पब्लिश्ड हुई, ये जर्नलिस्ट पेपर में पूछे जाते हैं बच्चे। तो आज हम लोग प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत जो प्रशासन के सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चे, उसमें आज हम जो प्रिंसिपल कर रहे हैं वो बिहेवियरल थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन बिहेवियरल थ्योरीज यानी व्यवहारवादी सिद्धांत को क्रिस आर्गिस ने किस प्रकार से समझाया है या किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो जो क्रिस आर्गिस हैं बच्चे, जो क्रिस आर्गिस हैं वो परंपरागत सिद्धांत यानी जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है बच्चे, उसकी एक प्रकार से वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। तो वो एक प्रकार से ट्रेडिशनल जो थ्योरीज थी या परंपरागत जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हैं, और जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं उसको समृद्धि बनाने में, उसे और मजबूत बनाने में अपना एक प्रकार से क्या करते हैं, योगदान देते हैं बच्चे। तो जनरली जो क्रिस आर्गिस हैं बच्चे वो भी व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़े हुए एक विचारक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रशासन के अंतर्गत ये भी व्यवहारों का एक प्रकार से क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। इस पर सबसे अधिक जोर जो देते हैं, बल जो देते हैं वो क्रिस आर्गिस देते हैं कि प्रशासन के अंतर्गत हमें व्यवहारों का भी क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और व्यवहारवादी विचारक हैं बच्चे, ये हमें कैसे पता चलता है, तो उनकी बुक है पर्सनालिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो 1957 में आई थी। और उसके बाद से सेकेंड बुक आती है बच्चे इंटीग्रेटिंग द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन जो 1964 में पब्लिश्ड होती है। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो 1971 में आती है। तो ये बुक जो है बच्चे वो एग्ज़ाम के लिए भी क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, बुक्स के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे राइटर पूछे जाते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रिस आर्गिस हैं वो किस प्रकार के सिद्धांतों की आलोचना करते हैं प्रशासन के सिद्धांत में। तो बच्चे वहाँ पे ध्यान में रखना है जो परंपरागत सिद्धांत है उसकी आलोचना जो की जाती है वो क्रिस आर्गिस के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्रिस आर्गिस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो क्रिस आर्गिस के द्वारा अपने व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत वो दो सिद्धांत देते हैं बच्चे। पहला जो सिद्धांत है वो है परिपक्वता तथा अपरिपक्वता का सिद्धांत। तो ये सीधा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि परिपक्वता तथा अपरिपक्वता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो वहाँ पे क्रिस आर्गिस का नाम आपको टिक करना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटीज का कंसेप्ट गिवन बाय। तो वहाँ पे हम जर्नलिस्ट क्रिस आर्गिस का नाम क्या करते हैं, देखते हैं। और जो क्रिस आर्गिस हैं बच्चे वो एक प्रकार से जो औपचारिक संगठन है उसकी वो एक प्रकार से आलोचना करते हैं। जो औपचारिक यानी जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसकी एक प्रकार से वो आलोचना करते हैं, क्रिटिसिजम्स करते हैं। क्यों क्रिटिसिजम्स करते हैं, तो उसका कारण है बच्चे कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। निष्क्रियता कैसे आएगी, क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है वहाँ पे वर्क डिसाइड हो जाता है कि आपको यही काम करना है। जब तक आप उस संगठन के भाग हैं, जब तक उस संगठन के आप पार्ट हैं, जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट हैं, आप वही काम करेंगे, दूसरे काम आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो बहुत अधिक पैसिव हो जाता है। दूसरा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बच्चे डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है, लोग एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है एक तो वहाँ पे निष्क्रियता आती है, दूसरा जो होती है वो आश्रित रहने की भावना क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिससे कि जो व्यक्तिगत विकास होता है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जो मानवीय परिपक्वता
के लिए एक प्रकार से बच्चे जो मानवीय परिपक्वता है उसके लिए एक प्रकार से विकास में एक तरह से जो औपचारिक संगठन है वो क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए वो औपचारिक संगठन की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं बच्चे। दूसरा उनका देखते हैं उसी के अंदर वो किस तरह से अपने परिपक्वता और अपरिपक्वता के सिद्धांत को एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। तो वहाँ पे बताते हैं कि संगठन में व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है वो निष्क्रियता से सक्रियता की ओर जाती है। जैसे संगठन में व्यक्ति निष्क्रिय है लेकिन जैसे जैसे काम करना शुरू करता है उसमें एक सक्रियता आने लगती है। इसी तरह से जो निर्भरता है बच्चे वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट करने लगती है, स्वतंत्रता की ओर करने लगती है। जो व्यवहार जो होता है वो सीमित होता है लेकिन कुछ समय के बाद देखोगे उसका जो व्यवहार होता है बच्चे, अवसर प्राप्त होने पर उसका जो व्यवहार होता है वो बहुमुखी हो जाता है। पहले उसके जीवन में अल्पकालिक उद्देश्य होते हैं लेकिन धीरे धीरे जो उद्देश्य होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, दीर्घकालिक हो जाते हैं। पहले वो अल्प जागरूक होता है लेकिन जैसे जैसे उसे अवसर प्राप्त होता है उसमें क्या होती है, अधिक जागरूकता आती है। तो इस प्रकार का संगठन भी होना चाहिए। जब संगठन में आप एक प्रकार से क्या करेंगे, कार्य करने की स्वतंत्रता देते हैं तो निर्भरता कम होती है और स्वतंत्रता की तरफ वो बढ़ता है। अल्प ज्ञान से वो व्यापक ज्ञान की तरफ बढ़ता है। पहले जो व्यवहार था वो सीमित व्यवहार था, जैसे ही उसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी वो अधिक व्यवहार करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है बच्चे। तो ये चीजें जनरली उन्होंने एक प्रकार से समझाया था अपने परिपक्वता और अपरिपक्वता के सिद्धांत के अंदर। अगला जो सिद्धांत है बच्चे उसको हम लोग विलय प्रक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरीज बोला जाता है। तो सीधा पेपर में आ सकता है कि जो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी है किसके द्वारा गिवन है, तो भी वहां पे क्रिस आर्गिस का ही नाम आपको क्या करना है बच्चे, टिक करना है। फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी होती क्या है, तो जनरली इसको समझते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि जो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी है बच्चे, यानी जो विलय प्रक्रिया सिद्धांत है वो यह बताती है कि संगठन जो है बच्चे, यानी व्यक्ति संगठन से एवं संगठन व्यक्ति से अपना हित चाहता है। मुझे अपना हित साधना है, मुझे अपना हित प्राप्त करना है, तो वो मैं अपने हित को तभी प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं किसी संगठन का भाग हूँ। और वो संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उस संगठन में व्यक्ति होना चाहिए। तो व्यक्ति के लिए भी संगठन आवश्यक है और संगठन के लिए व्यक्ति जो है वो आवश्यक है, क्योंकि बिना संगठन के दोनों अपने हितों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते। वो कौन सी थ्योरी बोलती है, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरीज बोलती है, विलय प्रक्रिया सिद्धांत बोलती है। दूसरे उन्होंने बताया इसी के अंदर बच्चे कि व्यक्ति जो है वो स्व अनुभूतिकरण चाहता है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। वो जानना चाहता है कि भाई संगठन में मुझे कुछ न कुछ क्या करना है, प्राप्त करना है। और उस संगठन में प्राप्त करने के लिए वो कुछ न कुछ क्या करता है, प्रक्रिया करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनलाइज प्रोसेस। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वो अपनी संगठन में एक तो अपनी भूमिका को जानना चाहता है, दूसरा अपनी भूमिका के लिए वो क्या करना चाहता है, एक प्रकार से संगठन का उपयोग करता है, जिसे व्यक्ति प्रक्रिया भी कहते हैं बच्चे। जब कोई व्यक्ति संगठन का उपयोग करता है तो उसको एक प्रकार से लोक प्रशासन के अंतर्गत या प्रशासन के सिद्धांत में बच्चे हम लोग व्यक्तिगत प्रक्रिया बोलते हैं, पर्सनलाइज प्रोसेस बोला जाता है। तो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि जो पर्सनलाइज प्रोसेस है ये क्या होता है, तो वहां पे सीधा बताना होता है बच्चे कि कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन का उपयोग करता है प्राप्त करने के लिए कुछ, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत प्रक्रिया बोलते हैं, पर्सनलाइज प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट उसने बताया था बच्चे उसने कि संगठन अपने लक्ष्य, संगठन जो है बच्चे वो अपने लक्ष्य तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का उपयोग करता है। तो जब कोई संगठन अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का उपयोग करता है तो इसे सामाजिक प्रक्रिया बोलते हैं, सोशलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और सोशलाइजेशन प्रोसेस और पर्सनलाइज प्रोसेस को अगर तुम मिला देते हो, फ्यूजन कर देते हो, तो इसी को बच्चे हम लोग विलय प्रक्रिया या फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। यानी पर्सनलाइज प्रोसेस यानी व्यक्तिगत प्रक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे विलय प्रक्रिया बोला जाता है बच्चे। यानी मर्ज टू द पर्सनलाइज प्रोसेस एंड फ्यूजन, पर्सनलाइज प्रोसेस एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस इज मर्ज टू फ्यूजन प्रोसेस। तो उसको एक प्रकार से तुम फ्यूजन प्रोसेस बोल सकते हो, जहां पे पर्सनलाइज
पर्सोनलाइज प्रोसेस और सोशलाइजिंग प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो उसको फ्यूजन प्रोसेस बोला जाता है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो वहाँ पे बताना है बच्चे कि कोई संगठन अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्तियों का उपयोग करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रक्रिया बोला जाता है। अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या होती है, तो वहाँ पे बताना है बच्चे कि व्यक्ति स्व अनुभूति चाहता है जो वो संगठन से प्राप्त करना चाहता है, इस हेतु वो संगठन का क्या करता है, उपयोग करता है, जिसे हम लोग व्यक्तिगत प्रक्रिया भी कहते हैं। मतलब मैं सेल्फ रियलाइजेशंस, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी न किसी एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। जब मैं उस संगठन का भाग पढ़ता हूँ, संगठन का उपयोग करता हूँ अपने को जानने के लिए बच्चे, तो उसी को बच्चे हम लोग व्यक्तिगत प्रक्रिया बोलते हैं। पर्सोनलाइजिंग प्रोसेस बोला जाता है, पर्सोनलाइजिंग प्रोसेस। और उन पर्सोनलाइजिंग प्रोसेस और सोशलाइजिंग प्रोसेस को अगर मर्ज करते हैं, मिलाते हैं बच्चे, तो वो एक तरह से फ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। विलय प्रक्रिया का सिद्धांत यही था। अब एक चीज उन्होंने और भी बताई कि एकीकरण के लिए रणनीति निम्नांकित हो सकती है। मतलब आप किस प्रकार से आप एकीकरण करेंगे, यूनिफिकेशन आप कैसे करेंगे, और यूनिफिकेशंस करने के लिए, एकीकरण करने के लिए आपको किस प्रकार की स्ट्रेटेजिक या किस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पे वो बच्चे कंसेप्ट देते हैं मैट्रिक संगठन का। मैट्रिक संगठन में क्या होता है, जहाँ कर्मचारी और प्रबंधन के लोग जो होंगे वो सम्मिलित समूह में होंगे, सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच का जो एक संबंध होता है वो समाप्त किया जाता है। व्यक्ति यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होता है, और जो पिरामिड संरचना मैंने बता रखा है कि जहाँ पे आदेश ऊपर से नीचे आता है उसको हम लोग पिरामिड संरचना बोलते हैं, वो भी मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, पिरामिड संरचना जैसी चीजें क्या हो जाती है, समाप्त कर जाती है। तो पूरा लगेगा कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत जो इनका जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक क्या हो रहा है, व्यवहारिक हो रहा है। तो इसी को मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, जहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस के क्या विशेषताएं होती हैं। तो कर्मचारी और प्रबंधन का एक सम्मिलित समूह बना दिया जाएगा जो सुपरविजन्स करने वाला है, और जो सबऑर्डिनेट है उनके बीच का एकदम रिलेशंस खत्म कर दिया जाएगा। व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा, मतलब कोई किसी को डिसिप्लिन नहीं करेगा, कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, खुद लोग अपने आप को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने का मतलब हर एक व्यक्ति को ये पता है उस संगठन में बच्चे कि मेरे कार्य क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है। सिंपल सी बात। पिरामिड स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने एकीकरण में बोला था टी समूह परीक्षण, जिसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं बच्चे। टी ग्रुप ट्रेनिंग क्या होती है बच्चे, इसमें व्यक्ति में प्रशिक्षण के माध्यम से एक प्रकार से आप क्या करेंगे, सुधार करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके संगठन जो है वो बेहतर लक्ष्यों को क्या करे, प्राप्त करे, या प्रभावकारी या इफेक्टिव तरीके से वो क्या करे, अपने गोल्स को अचीव करे। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है बच्चे, टी ग्रुप ट्रेनिंग्स होती है, यानी आपको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग्स देकर जो कर्मचारी हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, उनके व्यवहारों को आप क्या करेंगे, और बेहतर करेंगे, जिससे कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। दूसरा, ट्रेनिंग के द्वारा एक्चुअली हम ये भी ट्रेन करते हैं कि ग्रुप में कैसे कार्य किया जाता है, समूह में आप कैसे कार्य करेंगे। और दूसरी चीजें होती है अंत व्यक्तिगत क्षमता में वृद्धि करना। अंत व्यक्तिगत क्षमता मतलब आपकी आंतरिक शक्तियां क्या है, आप अपने आप को जानो, आप क्या कर सकते हो। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट टी ग्रुप ट्रेनिंग से होती है बच्चे। और लास्ट देता है जॉब इनलार्जमेंट, यानी कार्य को अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला आपको बनाना पड़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे आप क्या करें, समय समय पर उसका प्रमोशन करें, समय समय पर अगर आप सैलरी उसकी बढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति क्या करेगा, उस संगठन के प्रति अपने दायित्व को, ठीक है, अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ ग्रहण करेगा, और पूरे अभिरुचि के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ उस संगठन के लिए क्या करता है, कार्य करता है बच्चे। इसी को जॉब इनलार्जमेंट बोला जाता है, जहां पे कार्य अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला। कार्य अधिक संतुष्टि मतलब जहां पे मैं कार्य कर रहा हूं बच्चे, वहां का वातावरण अच्छा होना चाहिए, लोगों के प्रति व्यवहार जो हो बेहतर हो, प्रबंधन और कर्मचारी के बीच में मालिक और नौकर वाला संबंध नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर आप वातावरण
बना देते हैं अच्छा बच्चे, तो संगठन जो है वो अपने लक्ष्यों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो क्रिस आर्गिस के ये मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस आपको ध्यान में रखना है, टी ग्रुप ट्रेनिंग रखना है, और जॉब इनलार्जमेंट, ये तीनों जो अप्रोच हैं बच्चे वो क्रिस आर्गिस से जुड़े हुए हैं। सीधा पेपर में आपसे पूछ लेगा। ये भी हो सकता है कि जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, तो वहाँ पे ये बताना होता है कि जॉब इनलार्जमेंट का मतलब ये होता है कि जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करना, जिससे कि वो अपने काम को बड़े इंटरेस्टिंग के साथ करें। टी ग्रुप ट्रेनिंग मतलब लोगों में सुधार करना, ठीक है। अंत व्यक्तिगत क्षमता की वृद्धि करना, समूह में कार्य कैसे करना चाहिए, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग बोलते हैं बच्चे। और मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपको पता है कि मालिक और नौकर को, जो मालिक हैं और जो कर्मचारी हैं, उनके बीच का जो एक संबंध है उसको समाप्त करके एक समूह बनाया जाता है जहां दोनों मिलकर एक प्रकार से क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो क्रिस आर्गिस के प्रशासन के सिद्धांत में बस इतने ही विचार थे बच्चे। अगर कोई डाउट आता है, आपको कोई समस्या आती है, तो आप नंबर दिए जाते हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।